गुड आफ्टरनून क्लास। मैं अनिरुद्ध पटेरिया आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिरुद्ध पटेरिया ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात से अवगत कराना चाहता हूं कि आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। लेकिन मैं टॉपिक बाई टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा, मैं एक सीक्वेंस में पढ़ाना चाह रहा हूं कि जो पेपर 1 बीएससी फर्स्ट ईयर का जो पेपर 1 है, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 इनको कवर कराना चाहता हूं, क्योंकि जब ये कवर कराएंगे तो इसके अंतर्गत जितने भी हमारे टॉपिक आते हैं वो ऑटोमेटिक ही कवर हो जाएंगे। यूट्यूब पर काफी कुछ टॉपिक पहले से डले हुए हैं कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करें, या तमाम तरीके के टॉपिक हैं मैथमेटिक्स में, हायर मैथमेटिक्स के अंतर्गत। लेकिन वो केवल टॉपिक हैं, लेकिन एक ऐसी प्लेलिस्ट कभी नहीं मिल पाती है कि चलिए बीएससी फर्स्ट ईयर उठाई और बीएससी फर्स्ट ईयर के सारे चैप्टर बाय चैप्टर कवर होते जा रहे हैं। तो उससे क्या होता है, स्टूडेंट का एक माइंड सेट रहता है कि हमारा फर्स्ट टॉपिक हो गया है, फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत ये टॉपिक आते हैं और ये हमारा जो मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटीज का सिलेबस है वो मेरा कवर होता जा रहा है, जो सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं। तो ऐसा बीएससी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सारे की सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे यदि आपका साथ बना रहा तो। मैं उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूं जो सच में सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं, क्योंकि बीएससी एक बेस होता है यदि आप मैथमेटिक्स की लाइन में कुछ आगे करना चाहते हैं। अभी आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में होंगे, बीएससी कर रहे होंगे, तो बीएससी को हल्के में ले लेते हैं कि चलिए पास हो ही जाते हैं, है ना। कुछ टॉपिक आपका पेपर आया, 4 से 5 क्वेश्चन कर दिए, पास हो गए। लेकिन ऐसा आपका बीएससी तक चलेगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आप एमएससी करें और मैथमेटिक्स की लाइन में और कुछ आगे करना चाहते हैं, तब ये बड़ा ही कमजोर पड़ जाते हैं आप, क्योंकि इससे आप अच्छे अच्छी यूनिवर्सिटी में आप एंट्रेंस देंगे में एमएससी के लिए तो बड़ी परेशानी आती है। और चलिए आपका एडमिशन हो भी गया अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में, तो फिर एमएससी करने में बड़ी प्रॉब्लम जाती है। इसलिए आप बीएससी को अच्छे से पढ़ें। और जो मैं एक सीक्वेंस में पढ़ाने चाहता हूँ कि बीएससी का फर्स्ट पेपर हो गया, सेकंड पेपर हो गया, थर्ड पेपर हो गया, और फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एक सीक्वेंस में आपको मिल जाएगा। और तमाम जितनी भी इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं जिनका यूज आप बाद में एमएससी के लिए भी करेंगे, तो वो भी आपको बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। इसलिए आप सीरियसली इस जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको सारे के सारे जो मैं वीडियो अपलोड्स करूंगा चैप्टर बाय चैप्टर वो आपको मिल सके और आपकी पढ़ाई में कोई भी किसी प्रकार की रुकावट ना आए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स, या किसी भी आव्यूह की जाति का। ठीक है, आव्यूह की जाति। ठीक है, और मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या आए पढ़ाने से लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ताकि मैं उसको आगे आने वाली वीडियो में और सुधार करके आपके समक्ष ले आऊं, ताकि जिन जिन बच्चों को अच्छे समझ नहीं आ रहा वो भी समझ सके। और मैं हर उस छोटे बच्चे को नजर में लेकर चलूंगा जो कुछ नहीं जानता है, इनका बेस भी कमजोर है और वो अब पढ़ना चाहते हैं सीरियसली। ठीक है, तो जो बच्चे अच्छे से समझते हैं वो ये ना समझे कि इतनी छोटी बात में मुझे क्यों बताई जा रही है। ठीक है, क्योंकि मैं हर उस छोटे से छोटे बच्चे या स्टूडेंट को लेकर चल रहा हूं जो अब पढ़ना चाहते हैं, पहले किसी वजह से उनका बेस कंप्लीट नहीं हो पाया। तो अव्ययों की जाति ज्ञात करने से पहले हम 3 पॉइंट पढ़ने वाले हैं और उनकी जानकारी लेना चाहते हैं। पहला, अव्यय का उपाव्यय क्या कहलाता है। ठीक है, अव्यय का उपाव्यय क्या कहलाता है, सब मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स, अव्यय का उपाव्यय। ठीक है, सेकंड है किसी भी अव्यय का उपसारणी, अव्यय का उपसारणी। या इसी से हम लोग, आपको आ जाता है डायरेक्ट माइनस ऑफ अ मैट्रिक्स, बताइए। तो यही बात है कि अव्यय का उपसारणी।
इसको हम नंबर बाय नंबर समझेंगे। और थर्ड है आव्यूह की कोटि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आव्यूह की जांच इजाद करने के लिए कि आव्यूह की कोटि क्या होती है, इसकी समझ आपको होना चाहिए। क्या आव्यूह की कोटि या ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो फर्स्ट है आव्यूह का उपाय। एक हम आव्यूह लेते हैं, इसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे और इसके अंदर मान लीजिए कुछ एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9। मान लीजिए ये कोई हमारे पास आव्यूह है। तो कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि इसमें पंक्तियां किसे कहते हैं और स्तंभ किसे कहते हैं। तो पंक्तियां जो ये आड़े में लिखी रहती हैं, जैसे इस वाली तरीके से, मतलब 1 2 3 या 4 5 6 7 8 9, ये पंक्तियां हैं या इसी से हम लोग रो बोलते हैं। रो को आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो फर्स्ट वाली पंक्ति है तो ये है R1। आपसे बोला जाता है ना कि भैया एक पंक्ति में बैठ जाएगी, तो वो रो है ना, एक लाइन में बैठना। तो ये लाइन दिख रही है ना, तो ये पंक्तियां हैं। तो ये पहली पंक्ति को R1 से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरी को R2 से और तीसरी को R3 से। ऐसे जितनी बढ़ती जाती है उस तरीके से हम लोग बढ़ाते जाते हैं। और ये जो ऊपर से नीचे की तरफ लिखे जाते हैं ये बोलते हैं स्तंभ। जैसे 1 4 7 पहला स्तंभ, 2 4 8 दूसरा स्तंभ, 3 6 9 इन्हीं से बोलते हैं कॉलम, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला है उससे बोलेंगे C1, दूसरा वाला है उससे बोलेंगे C2 और थर्ड वाला है उससे बोलेंगे C3। तो ये होते हैं कॉलम। आपने 12th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये होते हैं कॉलम, ऊपर से जो नीचे की तरफ लिखे जाते हैं, जो दाएं से बाएं तरफ लिखे जाते हैं, ठीक है, या बाएं से दाएं तरफ लिखे जाते हैं, वो होती है रो, ठीक है। तो यह हुआ हमारा आव्यूह। इस तरीके से हम लोग आव्यूह को समझते हैं। आव्यूह का उपाव्यूह या सब मैट्रिक्स किसे कहते हैं। आपके परिवार में मान लीजिए 10 मेंबर हैं और उनमें से 2 मेंबर कहीं बाहर रहने लगे, तो वो कहलाएंगे तो उसी परिवार के भाग, है ना। उसी तरीके से मान लीजिए एक हमने ये पंक्ति और एक स्तंभ छोड़ के एक ये कुछ अभी आप ले लिए, एलिमेंट ले लिए, क्या है 5 6 8 9, ठीक है। तो ये जो आव्यूह ए का क्या कहलाएगा, उपाव्यूह या सम मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ ए का। तो आव्यूह ए का ये सम मैट्रिक्स कहलाता है। क्लियर है, ठीक है। अब हम समझते हैं किसी आव्यूह का उपसारणिक क्या कहलाता है। तो एक बात आपको समझ लेनी चाहिए, मान लीजिए एक आव्यूह है और अब बात कर रहे हैं आव्यूह का उपसारणिक किसे कहते हैं, या माइनस ऑफ अ मैट्रिक्स किसे कहते हैं, या माइनस ऑफ मैट्रिक्स ए किसे कहें। एक आव्यूह लेते हैं, उसके एलिमेंट है 0 2 3 5 और 9, ठीक है, 7 8 1 4 6, ठीक है, और 5 2 3 1 0 और 7 5 6 2 1। ये हमारा एक आव्यूह है। तो अभी तक आपने इधर देखा था कि इधर पंक्ति और स्तंभ बराबर है, 3 पंक्तियां हैं, देखिए 1 1 2 3 और स्तंभ कितने हैं 1 2 3, मतलब 3 into 3 पंक्ति और स्तंभ बराबर है। तो इस चीज को बोलते हैं वर्ग किसी चीज का, ऐसे होते हैं ना, 3 का वर्ग है। तो ये एक वर्ग आव्यूह है क्योंकि उसमें पंक्ति और स्तंभ बराबर है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पंक्तियां तो 4 हैं, 1 2 3 4, पर स्तंभ कितने हैं 5। तो ये जब ये बराबर नहीं होते हैं, बराबर नहीं होते हैं, तो इसकी कोटि, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे इसमें पंक्ति कितनी है 4, स्तंभ कितने हैं 5। तो जो आगे लिखते हैं उसको m से रिप्रेजेंट कर देंगे, m से कर देंगे। तो पीछे लिखा जाता है हमें स्तंभ, आगे लिखा जाता है पंक्ति या रो या कॉलम, ठीक है। तो जब इस तरह का हमें आव्यूह मिल जाता है कि वहां पर पंक्ति और स्तंभ बराबर नहीं रहते हैं, तो वहां पर क्या है, सारणिक का अस्तित्व नहीं रहता है। क्योंकि सारणिक का जब हम लोगों ने 12th में पढ़ा था कि किसी वर्ग आव्यूह में ही सारणिक का अस्तित्व होता है, मतलब पंक्ति और स्तंभ जहां भी बराबर होते हैं, जैसे 2 पंक्तियां हैं तो 2 स्तंभ, 3 पंक्तियां हैं तो 3 स्तंभ होना चाहिए, तो वहीं पर सारणिक का अस्तित्व होता है। मतलब इस वाले आव्यूह को हम लोग सारणिक में परिवर्तित कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9। तो इसको हम लोग
इस आव्यूह ए में सारणिक का अस्तित्व हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि एक वर्ग आव्यूह है, पर ये एक वर्ग आव्यूह नहीं है। तो इसमें सारणिक का अस्तित्व कैसे होगा? इसमें हम किसी भी एक स्तंभ को छोड़ देंगे। क्यों स्तंभ नहीं छोड़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर पंक्तियां तो 4 है पर स्तंभ 5 है, तो मिनिमम 4 कोटि का ये वर्ग आव्यूह बन सकता है। ठीक है, क्योंकि कितनी पंक्तियां हैं? 4, तो 4 ही स्तंभ ले सकती है ना। तो इस तरीके से एक कोई भी हम स्तंभ छोड़ देंगे, आपका जो भी मन करे। मैंने ये फर्स्ट वाला छोड़ दिया है, तो क्या ले लें इसमें? इसमें ले लिया हमने आव्यूह, इसका उप आव्यूह ले लिया है। क्या हो जाएगा? 2 8 2 5 और 3 1 3 6 5 4 1 2 9 6 0 1। तो ये जो उसका उपाव्यूह हमने ले लिया आव्यूह ए का, तो अब देखिए इसमें पंक्ति और स्तंभ बराबर है, मतलब 4 इसमें पंक्ति है 4 स्तंभ, अभी वर्ग आव्यूह होता है। और थ्योरम से हम लोग जानते हैं सारणिक की किसी भी वर्ग आव्यूह में सारणिक का अस्तित्व होता है। मतलब अब इस ए को हम लोग इस उपाव्यूह का हम लोग सारणिक के रूप में लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं 2 8 2 5 3 1 3 6 और 5 4 1 2 9 6 0 1। अब इसमें एक सारणिक का अस्तित्व है। तो जब इस आव्यूह ए की हम लोग इस सारणिक को इस तरीके से लिखते हैं, तो इसी को बोलते हैं माइनस ऑफ अ मैट्रिक्स या आव्यूह का उप सारणिक। समझ आया? अब चलिए इसका हम लोग चार, हाँ, जो ये वर्ग आव्यूह होता है या जो हम लोग इस तरह पंक्ति और स्तंभ को बताने का जो हमारे पास तरीका है, उसी को हम लोग आव्यूह की कोटि बोलते हैं, थर्ड वाला या ऑर्डर बोलते हैं। कितने? जैसे इस वाले आव्यूह की कोटि कितनी है? 4 into 5 की कोटि का ये आव्यूह है। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे? इसको ये है आव्यूह इसका 3 into 3 वर्ग कोटि का आव्यूह है, इसलिए इसकी कोटि वर्ग आव्यूह जितने का रहता है, जैसे ये 3 वर्ग आव्यूह का है। कितने का वर्ग है? 3 का। तो इसकी कोटि क्या होगी? इसको हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे। आव्यूह की कोटि क्या होगी? 3। पर ये 4 into 5 का है, तो इसको डायरेक्ट हम 4 into 5 का लिखेंगे। हमेशा हम लोग वर्ग को डायरेक्ट लिखते हैं। जैसे ये 4 into 4 कोटि का वर्ग आव्यूह है, इसलिए इसकी कोटि क्या होगी? ये 4 का वर्ग है ना, इसलिए इसकी कोटि क्या होगी? n = 4। क्लियर है? कि तो जितने का वर्ग होता है उतने की उस आव्यूह की कोटि होती है, पर इसको व्यक्त करना संभव नहीं है। किसी भी हम वर्ग आव्यूह की कोटि हम लिख सकते हैं, जितने का वर्ग उतनी उसकी कोटि होती है आव्यूह की। तो ये तीनों पॉइंट समझ में आए होंगे। अब हम लोग आव्यूह की जाति ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले आप लोगों को इन तीनों के बारे में अच्छे समझ आना चाहिए। यदि समझ में नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं इसको फिर से समझाऊंगा। क्लियर है? अब हम लोग आव्यूह की जाति ज्ञात करेंगे। कैसे किसी आव्यूह की जाति ज्ञात करते हैं या रैंक? चलो, आव्यूह की जाति क्या होती है? ये हमारा ये आव्यूह है, इसकी हम लोग जाति या रैंक कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं। तो इसके सबसे पहले 3 चरण बोल सकते हैं या नियम बोल सकते हैं कि उनको फॉलो करेंगे तो हम किसी भी आव्यूह की जाति ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस आव्यूह में हमें देखना चाहिए कि इसकी जो है पंक्ति और स्तंभ क्या बराबर है। पहली बात तो हाँ, इसकी पंक्ति और स्तंभ बराबर है। इसमें देखिए 3 पंक्तियां हैं 3 स्तंभ, मतलब इस तरीके से सबसे पहले हम देखिए 3 स्तंभ, मतलब ये एक वर्ग आव्यूह है। क्लियर? दूसरी बात, अब ये चूंकि वर्ग आव्यूह है इसलिए इसमें सारणिक का अस्तित्व होगा। ठीक है, मैथ्स में कोई जादू नहीं होता है, वहां पर हर चीज का प्रमाण होता है। क्योंकि इसमें वर्ग आव्यूह है इसलिए इसको हम लोग सारणिक का अस्तित्व होगा, इसलिए इसको हमने सारणिक के रूप में चेंज कर दिया। ठीक है, 2 1 -1 0 3 -2 2 4 -3। ठीक है, सारणिक में चेंज। अब आप लोगों ने 12th में अच्छे से समझा होगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं किसी भी आव्यूह के किसी भी उपसारणिक को। ठीक है, दूसरा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं? पहली रो और पहला कॉलम का जो पहला अंक है उसको उठा लेते हैं, 2 उठाया, तो उसके जितने भी पड़ोसी हैं अंक हैं वो उनको फिर नहीं लेते हैं, मतलब नीचे के अंक और बाजू वाले अंक नहीं लेंगे। तो क्या लेंगे? इसका यहाँ गुणा और इसका यहाँ गुणा करके ब्रैकेट में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले 3 into 3 का होगा, तो क्या आया? 3 into 3 -9 और माइनस आता है बीच में। ठीक है, और 4 into -2 का हुआ तो क्या आया?
माइनस का 8 आया। ठीक है, अब इसमें अल्टरनेट साइन चलते हैं, पहला प्लस का आया है तो दूसरा माइनस का आएगा, माइनस का बन लिया। अब उसके नीचे वाले एलिमेंट 3 और 4 नहीं लेंगे और 2 और -1 नहीं लेंगे, क्या लेंगे 3 माइनस 0, तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। और -2 इंटू माइनस का एक माइनस तो पहले से आएगा, +2 -2 क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। क्लियर है। अब पहला चिन्ह काय का आया था प्लस, दूसरा माइनस, फिर काय का आएगा प्लस, प्लस का लिया। अब ये माइनस का है चूंकि, इसलिए -1। और अब नीचे के एलिमेंट नहीं लेंगे माइनस के, -2 और 3 नहीं लेंगे और 1 और 2 नहीं लेंगे। कौन कौन से लेंगे, 4 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, -3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस का 9 प्लस का 8 और ये तो 0 हो जाएगा, -1 और ये माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। और ये प्लस, और चूंकि ये माइनस का है इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा और ब्रैकेट में माइनस का 6। क्लियर है। अभी माइनस का 9 प्लस का 8 -1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस का 6 और ये क्या हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का 6, रिजल्ट क्या आया 0। अब यहाँ पे ही पूरी की पूरी समझ आ जाती है कि जाति कैसे ज्ञात करती है, जहां मुझे 0 मिल जाता है। ठीक है, तो अब यदि यहाँ पर 0 नहीं मिलता, कोई संख्या मिल जाती, मान लीजिए 1 मिल जाता, 2 मिल जाता, बस 0 नहीं मिलता, नॉट इक्वल टू 0 वाली जितनी भी संख्या होती है, कोई अशून्य अवयव यदि आ जाता तो हम उसकी जाति कितनी बोलते हैं, जितनी उसकी कोटि है। इसकी कोटि n इक्वल टू कितनी है 3। ठीक है, तो यदि कोई शून्य नहीं आता, यदि कोई अशून्य अवयव आ जाता, तब इसकी जाति कितनी होती 3 होती। लेकिन इसको सॉल्व करने पर शून्य आ गया, मतलब मुझे इतना पता चल गया कि इसकी जो जाति है वो 3 से तो छोटी होने वाली है, मतलब इसका कोई मुझे उपावयव लेना पड़ेगा, फिर उसको सारणिक में चेंज करके उसको सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। तो इसकी जाति 3 तो नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता चल गया कि शून्य आ गया है। तो शून्य मुझे ये बताता है कि जाति इससे इस दिए गए आव्यूह की जितनी कोटि है उससे छोटी होने वाली है या फिर उतनी ही रहने वाली है। ठीक है, तो शून्य आ गया है, तो अब आव्यूह क्या लिखेंगे, आव्यूह ए का उपसारणी, उपसारणी क्या हो जाएगा, आव्यूह ए का उपसारणी क्या, कोई भी हम इसका उपसारणी ले सकते हैं, 0 3 2 4 ले सकते हैं, जो भी आपका इच्छा करे। मैंने इसका एक उपसारणी लिया, क्या आया 0 3 2 4, ये इसका उपसारणी। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आया 0 -6, तो क्या आया -6। अब ये -6 क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है ना, 0 तो नहीं है ना, तो अब इसकी जाति कितनी होगी, क्योंकि इसकी कोटि कितनी है 2 इंटू 2 की है ना, तो इसकी जाति कितनी आ जाएगी, जितनी इस दिए गए आव्यूह की कोटि होती है। तो इसकी कोटि क्या थी 2, और तभी हमें क्या मिला, एक अशून्य अवयव मिला। यदि शून्य मिल जाता तो फिर जाति इससे भी छोटी होती, लेकिन हमें शून्य नहीं मिला, एक अशून्य अवयव मिल गया है, इसलिए इसकी जो है कोटि कितनी होगी, सॉरी जाति कितनी होगी, इसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो ऑफ ए, मतलब आव्यूह ए की जाति ज्ञात करने है, आव्यूह ए की जाति, पर इस तरीके से हम लोगों ने ज्ञात किया। आव्यूह की जाति कितनी है 2। इस तरीके से हम लोग किसी भी आव्यूह की जाति ज्ञात करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इसको और अच्छे से समझाने का प्रयत्न करूंगा। थैंक यू क्लास, आज के लिए नहीं।